नमस्कार दोस्तों, हमने पढ़ा सामाजिक विज्ञान में जो नए टॉपिक जुड़े हैं उसमें हमने पढ़ा था ये जो बैंकिंग और मुद्रा। उसी में पार्ट 1 पढ़ लिया। आपको नहीं मिला तो ये आप ऊपर आई बटन, ये ऊपर लिखा हुआ आपको आ रहा है आई का निशान, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2। इसमें हम आगे का मैटर पढ़ेंगे, साख के संस्थागत तथा गैर संस्थागत स्रोत। साख के बारे में हमने देखा कि साख क्या है। साख का मतलब ऋण, लोन हम एक तो संस्थागत से प्राप्त करते हैं, यानी बैंक है, कोऑपरेटिव संस्थान है उनसे। गैर संस्थागत का मतलब जिनकी कोई संस्था नहीं होती, यानी किसी भी सेठ, साहूकार, अड़ोसी पड़ोसी, किसी पैसे वाले व्यक्ति से। तो ये 2 स्रोत हो गए, इसको पढ़ लेते हैं। ये QR कोड होता है दोस्तों, आपको पता होगा। और अभी शिक्षा का सबसे बड़ा पुरस्कार, विश्व का वर्ल्ड ग्लोबल पुरस्कार, आपको पता है किसको मिला था? रणजीत डिसाले, नाम आपको याद आ रहा होगा, करंट जीके का प्रश्न है ये। रणजीत डिसाले, जिसको 7 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला था, डिसाले। ठीक है, ये गुजरात का है और उसने ये जो QR कोड वाला सिस्टम सेट किया था, यानी किताब के हर पाठ में एक QR कोड होता है, उससे आप बच्चे या आप उसको स्कैन करके सीधा दीक्षा ऐप खुलता है, वहाँ से इस पाठ का वीडियो भी आता है, जैसे इस तरह से पढ़ाया जा रहा ना वैसे। तो ये एक करंट जीके का प्रश्न भी आपको याद आ गया। अर्थव्यवस्था में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यय उनकी आय से अधिक होते हैं, मतलब व्यय ने खर्चा आय से ज़्यादा होता है, यानी आमदनी अठने खर्चा रुपया। इस अधिक व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता होती है। कई बार खर्चा ज़्यादा हो जाए, चाहे किसी भी वजह से हो। ठीक है, इसी प्रकार अनेक लोग जो कि उत्पादन क्रिया या व्यवसाय में संलग्न है, उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने हेतु अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, जिसे वे ऋण को लेकर पूरा करते हैं। मान लीजिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए कि एक बिजनेस और करना है, तो पैसे एक बार के लिए कहाँ से लाएंगे? लोन से, ऋण से। सोचते हैं कमा के चुका देंगे। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोग विभिन्न वित्तीय स्रोतों से साख प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उनके व्यय उनकी आय से कम है, यानी आय ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 2 लोग कमा रहे हैं, 3 लोग कमा रहे हैं, या अकेला व्यक्ति ज़्यादा कमा रहा है, तो उसके पास बचत है, तो वह अपनी बचत पर ब्याज कमाना चाहता है कि कहाँ रुपए पड़े हैं, कहाँ लगाऊं, ज़मीन में लगाएं, किसी को उधार दें या बैंक में जमा कराएं। तो सबसे सुरक्षित लगता है बैंक। अतः ये अपनी बचतों को अपनी वित्तीय संस्थाओं में जमा करवा देते हैं। वित्तीय संस्थाएं जिससे बैंक इत्यादि, जैसे जमा, ऋण, निवेश आदि। नहीं, वित्तीय संस्था वह संस्था होती है जो वित्तीय लेन देन करती है, जैसे जमा करती है, ऋण देती है, निवेश करवाती है, अलग अलग योजनाएं रखती है। जैसे बैंक, सहकारी समितियां भी होती है गाँव में या कुछ गाँव के ऊपर। साहूकार भी होते हैं, यानी जो सेठ लोग होते हैं ना, ब्याज देने वाले। देसी बैंकर भी होते हैं, मतलब एक अपने इस तरफ बैंक बना लिया जो रजिस्टर्ड नहीं हो। इन वित्तीय संस्थाओं को संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों में बांटा जा सकता है। तो कितने स्रोत हो गए? एक तो संस्थागत और एक गैर संस्थागत। आप इस पाठ को समझने का प्रयास करें, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इन क्वेश्चनों को देखना चाहो तो आपको आना है यस गुरु ऐप के ऊपर, जो मात्र 3 MB का है, यानी 1 मिनट में ही डाउनलोड हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कर लेवे। इसी में रीट टेस्ट सीरीज नाम से फोल्डर है, उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां करीब 3000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, आपको मार्च एंडिंग तक मिल जाएगा। हम रोज सोमवार और गुरुवार को पेपर उसमें डालते हैं 100 क्वेश्चन का, जो हो गए हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो आप वहां एक बार ट्राई कर सकते हैं। सैंपल पेपर भी दे रखे हैं कोर्स में, PDF में व्यू ऑल पे क्लिक करके। संस्थागत साख प्रदान करने वाली संस्थाएं सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होती है, यानी जो रजिस्टर्ड है सरकार के पास या RBI के पास, जैसे बैंक है वो। इनका नियमन, रेगुलेशन, नियंत्रण, कंट्रोलिंग और डायरेक्शन, निर्देशन भारतीय रिजर्व बैंक, ध्यान रखना, बैंकों का कौन करता है? RBI, तथा सरकार के द्वारा किया जाता है। ये अपने सभी क्रियाओं के संबंध में अपनी नियामक संस्थाओं को सूचित करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा केवल लाभ के लिए कार्य नहीं किया जाता, इन्हें महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्वों को भी वहन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कई बार गरीब किसान लोग लोन लेते हैं, वो चुका नहीं पाते, फिर वो सेटलमेंट करते हैं या फिर माफ़ करते हैं
सब्सिडी देते हैं, तो ये सब उनके सामाजिक दायित्व है। यह संस्थाएं गरीब और कमज़ोर वर्ग को भी साख प्रदान करती है। अब मान लीजिए किसी के पास कुछ भी नहीं है कोई गिरवी रखने के लिए, फिर भी उनको वो देती है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वित्तीय समावेशन के द्वारा, तो वित्तीय समावेशन क्या हुआ, समावेश का मतलब इंक्लूड शामिल करना, यानी सभी लोगों को शामिल करना, ये नहीं कि केवल अमीरों को कर लिया, गरीबों को भी, सभी को लाभ मिल सकें। गरीब व्यक्ति को लोन मिलेगा तभी तो वो उसकी गरीबी को दूर करेगा। हालांकि अब कई बार खाने की नीयत से ले ले वो एक अलग बात है, काम धंधे की नीयत से लेगा, मेहनत करेगा तो वो उसको चुकाएगा भी और 2 रुपये भी कमाएगा। तो समाज समावेशन के द्वारा आर्थिक समानता की स्थापना करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आर्थिक समानता कैसे होगी, जब गरीब व्यक्ति को भी लोन मिलेगा, वो कोई काम करेगा। तो आप देखते हैं ना, हर बार बजट में घोषणाएं करती है सरकार कि डेयरी के लिए इतना लोन ले सकते हैं, कृषि के लिए इतना ले सकते हैं, युवा इतना ले सकते हैं, युवा रोजगार योजना, अलग अलग योजनाएं चलती हैं। अब एक शब्द आता है वित्तीय समावेशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूड। समाज का गरीब, कमज़ोर, पिछड़े तथा निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर, यानी जितना कि वो आराम से कर सके। अब गरीब आदमी 2 रुपया सैकड़ा अगर लेगा बेचारा, तो 2-3 तो कहाँ से चुकाएगा। उसी को जैसे मान लो 50 पैसे 25 पैसे, अब बैंक में जो लोन होता है वो 8% से लेके 12% होता है, यानी 75 पैसे से लेके 1 रुपया सैकड़ा, 100 रुपये का महीने का 1 रुपया 12% का होता है। तो इतना अगर हो 8 आना 12 आना तो वो चुका भी सकता है। तो ये क्या है, वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। वित्तीय सेवाएं का मतलब लोन वोन देना और उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना वित्तीय समावेशन कहलाता है। तो ये लाइन आप याद रख लो। ये तो आरएस मुख्य परीक्षा में टॉपिक है दोस्तों, आपको लगता नहीं है 7वीं क्लास 8वीं क्लास की किताब का टॉपिक है, पर यह शब्दावली आपको याद रखनी है। समाज का गरीब है, कमज़ोर है, पिछड़ा है, तो उनको वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं देना और उनको जोड़ना। जैसे अभी जन धन योजना थी जिसमें हर व्यक्ति का खाता खोला गया है, तो वो क्या है, वित्तीय समावेशन है। पहले क्या होता था, अमीर लोग ही बैंक में जाते थे, ऐसे बैंक से निकलते ना, अरे भाई पैसे वाला तभी बैंक में गया है। अब कोई भी बैंक में आता है जाता है, सबके खाते हैं और सब्सिडी हो गई, लोन वोन हो गया, सरकार के कोई पैसे आते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। किसानों को चाहे राहत हो चाहे पेंशन हो, तो फ़ायदा मिला है लोगों को। तो समझ में आ गया आपके। अब हम देखते हैं संस्थागत स्रोत, जिसमें आ जाता है वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। वाणिज्य का मतलब हो गया कि जैसे व्यापार इत्यादि का जो लेन देन वगैरह सब है ना, वो। तो वाणिज्यिक बैंक यही जो आप देखते हैं SBI, PNB, BOB, जितने भी बैंक हैं वो सब वाणिज्यिक बैंक हैं। तो हमने देखा कि नितेश तथा चांदनी अपनी आय से कम खर्च करते हैं, बचाते हैं ना पैसे, क्यों दोनों कमा रहे हैं। तो अपनी इन बचतों को वह इस प्रकार प्रबंधित करना चाहते हैं कि धन डूबने का भी भय नहीं और जमा पूंजी पर उचित ब्याज भी प्राप्त हो। जो लोग थोड़ा थोड़ा करके बचत करते हैं वे चाहते हैं कि कोई ऐसी संस्था हो जो उनकी बचतों को सुरक्षित रख सके। थोड़ा थोड़ा का मतलब महीने की, मान लो फिक्स महीने के हो गए कि कभी 1000 बचे, कभी 2000 बचे, कभी 500 बचे, तो उनको कहाँ रखे, बैंक में रख दो। बचत खाता, सेविंग अकाउंट जो होता है ना अपना सेविंग अकाउंट, उसमें आप आराम से जो है इजीली रख देते हैं। और अधिकांश का सेविंग अकाउंट होता है, जो दुकानदार व्यापारी है उनका होता है करंट अकाउंट, चालू खाता। तो आवश्यकता होने पर वह अपनी बचतों से आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। बैंक इस कार्य को संपन्न करने वाली महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थ है। तो वित्तीय मध्यस्थ में संस्थागत और विश्वसनीय कौन है, बैंक। बचत करने वालों से रुपए जमा लेकर बैंक या रुपए उन लोगों को उधार दे देते हैं जिनमें उत्पादन या उपभोग हेतु धन की आवश्यकता होती है, यानी जिसको रुपए की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो बैंक ने इससे लिए रख लिए, उससे लिए रख लिए, अब 2 लोग आए उनको देने हैं, तो वो रुपए तो पड़े ही है, उनमें से दे दिए। इस तरह से बैंक पूंजी का, अब आप केवल ये नहीं सोचे केवल उनके आए उन्हीं के भरोसे हैं, बैंक कुछ खुद का भी रखता है एक निश्चित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं उसको, CRR। बैंक पूंजी का उपयोग करने वालों तथा बचत करने वालों के बीच एक सेतु का कार्य करता है, मतलब इधर से आए इधर से दिए, तो एक पुल का काम हो गया ना। बैंक एक महत्वपूर्ण सुविधा यह भी प्रदान करते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर बचतकर्ता बैंक खातों में जमा धन को निकाल सकता है। इसलिए जमा को मांग जमा कहा जाता है, ध्यान रखना। मांग जमा का मतलब जमा को जब भी
जैसे मान लो आपने रुपए बैंक में जमा करा रखे हैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप गए, कभी लाओ हुए हमारे रुपए दो वापस, घर में शादी है, प्रोग्राम है, रुपए चाहिए, तो वो क्या है, मांग जमा। मांग जमा का मतलब जब आप मांगो तब आप ले सकते हो। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण विनिमय का माध्यम प्रदान करती है। आपने नकद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। जैसे मान लीजिए मैंने सामान खरीदा 5,000 का, मैं चाहता हूँ दुकान वाले को चेक दे दूँ नकद की बजाय, तो एक वो चेक आपने सब देखी है, चेक काटा, नीचे साइन कर दिए, राशि लिख दी 5,000, दुकान वाले के अकाउंट में जमा हो जाएगी और मेरे खाते से पैसे कट जाएंगे, तो नगद नहीं देने पड़े, चेक दे दिया। चेक एक आदेश पत्र है, ध्यान रखना, आदेश पत्र, जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर नामित व्यक्ति को, चेक पर जिसका नाम लिख रखा है ना, जिस दुकान वाले का या जिस व्यक्ति का, को एक विशेष राशि जैसे मान लो 5,000 के भुगतान का आदेश देता है। तो एक आदेश पत्र है कि भाई हमने चेक बना रखा है, साइन कर दिए, 5,000 रुपये इसको दे दो, ठीक है, बैंक वाले को अपन आदेश दे रहे हैं कि हाँ भाई मैंने काटे हैं, दे दो इसको। तो अग्रांकित चेक टैगोर शिक्षण संस्थान ने राजेंद्र प्रसाद को, यानी आगे एक चेक आएगा वो आपको दिखा देंगे, 500 का भुगतान करने की जारी किया है। इस पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं भी खींची हुई है। ये रेखांकित चेक बात बताता है। रेखांकित चेक का मतलब साइड में 2 तिरछी रेखा है, यानी वो उसी व्यक्ति को मिलेगा, बात का सोचे प्राप्तकर्ता के खाते में ही जमा होगा। मान लीजिए वो चेक गुम हो गया और चेक के ऊपर नाम लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद। अब कोई दूसरे राजेंद्र प्रसाद को मिल जाए कि भाई मैं भी राजेंद्र प्रसाद हूँ, मुझे मिल गया, वो जाए बैंक में कह लो भी मुझे दे दो, तो उसको नहीं मिलेगा, उसके खाते में जमा होगा। किसके? राजेंद्र प्रसाद जिसका नाम लिख रखा है, उसका जिस बैंक में खाता है उसके अकाउंट में जमा होगा, तो उसमें रिस्क नहीं रहती। तिरछी अगर गुम हो जाए ना तो रिस्क नहीं रहती, और तिरछी लाइन नहीं है, फिर उस नाम वाला कोई भी, अब आपने नाम लिख दिया राजेंद्र, तो कोई भी XYZ राजेंद्र वो जाके वो पैसे निकाल सकता है। हालांकि उसमें भी वो देखते हैं कि किस बैंक में उसका अकाउंट है, इतना आसान नहीं है, पर फिर भी थोड़ा खतरा रहता है। तो चेक में 7 पूर्तियाँ, 2 समानांतर तिरछी रेखाएं। देखो पहले अपन चेक देख लेते हैं। देखो ये चेक है, ये चेक के नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ चेक जो जारी करता है ना उसके साइन होते हैं, यहाँ पे ये खतरनाक साइन किया ना ताकि कोई नकल नहीं कर सके हैं। तो देखो यहाँ रुपए लिख दिए, अंग्रेजी में लिखने ज़रूरी है। अब 500 का तो कोई 1500 कर दे मान लो, पर यहाँ 1500 नहीं कर पाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, काट छाँट हल्की सी भी होगी ना, जैसे अब इसका मान लो यूं किया या इसको साता बनाने की कोशिश की, ये लो 7500, अब वो लेंगे नहीं। थोड़ी सी काट छाँट हो गई, लेंगे नहीं। एक है जो डेट है ये 3 महीने तक वैलिड रहता है, 3 महीने। तो आगे की तिथि का दे दिया ना आपने। आपको याद होगा क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि आगे की तिथि का चेक है, यानी कि अभी किस काम का, युद्ध के बाद का कहा है। तो आगे की तिथि का चेक का मतलब क्या हो गया कि आप उसको उस तारीख को ले सकेंगे। 1 महीने बाद का दे दिया तो आप पहले नहीं ले सकेंगे, वो एक लफड़ा हो जाता है। एक चेक बाउंस होना आप जानते होंगे कि आपने 500 रुपये लिख दिए, वो दुकान वाला गया अपने बैंक में डाला, फिर लिखा इसमें तो रुपये है ही नहीं, आपने फर्जी लिख दिया। तो फिर एक बार तो बैंक चेतावनी देती है, फिर दोबारा मुकदमा बनता है, जेल होती है, ठीक है, फर्जीवाड़ा का केस लग जाता है। ये 2 लाइन खींची है, इससे बोलते हैं अकाउंट पे, ठीक है। 2 लाइन ऐसे 2 तिरछी लाइन खींच दी ऐसे और लिख दिया AC पे। तो अब ये इसके खाते में 500 किसको मिल रहे हैं, यहाँ नाम लिखा जाता है, या नाम लिखा जाता है यहाँ, जैसे मान लीजिए दुकान का लिख दिया या राजेंद्र कुमार लिख दिया, किसी का भी लिख दिया। ये अकाउंट नंबर होते हैं किसके, आपके खाता नंबर है। इनमें से कट जाएगा, पैसे कट जाएंगे, 500 रुपये उसके खाते में जमा हो जाएंगे। तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो एक तरह से नोट वाले की तरह काम करता है ये। तो 2 समानांतर तिरछी रेखा। एक कैंसिल्ड चेक भी होता है, जैसे मान लो कई बार मांगते हैं ना, कोई लोन वोन लेते हैं, तो 2 लाइन खींची ऐसे और ऊपर लिख दिया कैंसिल्ड, तो मतलब वो किसी काम का नहीं है, बस आपका प्रूफ है कि अकाउंट होल्डर है। और कई बार खाली चेक लेते हैं, खाली चेक किसी को नहीं देना चाहिए। वो लोन वोन लेते हैं ना, तो फाइनेंस मोटरसाइकिल गाड़ी वाले कई बार खाली चेक ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि फिर है ना ये गड़बड़ करेगा तो इसको भर के बैंक में डालेंगे, इस पर केस मुकदमा लगाएंगे, ऐसे तो आएगा नहीं है। जारी करने का दिनांक, ठीक है, तारीख लगानी ज़रूरी है। भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम, राशि शब्दों में, है ना, शब्दों में ज़रूरी है, नहीं तो 1500 7500 कर लेगा। बैंक जारी करने वाले की खाता संख्या, चेक जारी करने वाले के
हस्ताक्षर। तो खाता संख्या तो इसमें छपी रहती है, ये इस तरह से। तो पर्सनल लोन में गैर रेखांकित चेक भी लिखे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि रेखांकित ही करो। अगला कहे कि नहीं मेरे खाते में नहीं, मुझे कैश लेने हैं, तो चेक देगा उनको, कैश ले आएगा। इनसे भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुगतान प्राप्त कर सकता है। यह चेक लिखना जोखिमपूर्ण होता है। जोखिम मतलब रिस्क। हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का उपयोग किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। इसका बड़ा प्रश्न उठता है कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। आपके दिमाग में आया होगा, बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नकद रूप में रख लेते हैं। यानी वो जितना भी जमा करते हैं ना, थोड़ा सा वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है। इस हिस्से का प्रावधान एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना के आधार पर किया जाता है। यानी वो सोचते हैं कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग आ सकते हैं रुपए निकालने के लिए, तो उतना वो रखते हैं। और कई बार बैंक वाले आपने देखा होगा कि वो दूसरी बैंक में भी जाते हैं, वहाँ से भी लेकर आते हैं। क्योंकि इस किसी विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से हो जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए उपयोग में लेते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बैंक वह संस्थान है जो जनता से मांगे जाने पर पुनर्भुगतान योग्य या चेक द्वारा निकलवाने जाने योग्य जमाएं स्वीकार करता है, ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है। चेक द्वारा निकालने योग्य जमाओं को स्वीकार करना बैंक का पृथक और विशेष कार्य है। यानी रुपए लेना देना और चेक स्वीकार करना, ये उनका चेक वाला विशेष कार्य है। एक वाणिज्यिक बैंक वह वित्तीय संस्था है, ये आप इसको ध्यान रखो, अंडरलाइन हाईलाइट कर देते हैं, जो जमाएं स्वीकार करता है, व्यावसायिक ऋण प्रदान करता है, आदि सेवाएं प्रदान करता है। तो वाणिज्यिक बैंक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। वित्तीय संस्थान है जो पंजीकृत होता है, जमा लेता है, ऋण देता है और अन्य कार्य भी करता है, जैसे लोकर है, सावधि जमा है, यानी एफडी है, आगे और आएगा इसमें, और चेक वगैरह लेना है, देना है, बैंक ड्राफ्ट लेना देना। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट जैसे एक राशि होती है, वो सीधे अगले के खाते में जमा कर दी जाती है, ले ली जाती है, या नगद ले लिए जाते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका। अब ये जो बैंक है, एसबीआई, आरबीआई, एसबीआई है, बीओबी है, पीएनबी है, एयू है इत्यादि, ये सारे वाणिज्यिक बैंक है। वर्तमान में अर्थव्यवस्था के विकास एवं सुदृढ़ता में वाणिज्यिक बैंकों का महत्व अकथनीय है। आर्थिक विकास में वाणिज्यिक बैंकों का महत्व क्या क्या है? नंबर 1, आर्थिक विकास हेतु ऊंची बचत दर आवश्यक है। वाणिज्यिक बैंक जनता की बचतों को सुरक्षित रख के उन्हें ब्याज भी देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या करते हैं? ब्याज भी प्रदान करते हैं। तो यह बैंक का क्या है? कार्य है एक प्रकार से। थोड़ा इसको साइड में ले चलते हैं। तो इससे क्या होता है? समाज में बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है, और बचत की प्रवृत्ति संकट में बहुत काम आती है। जब कभी भी आर्थिक मंदी की स्थिति आए तब जनता से जो बचतें जमा होती है उन्हें गतिमान करके बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादकों एवं निवेशकों तक पहुंचाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो बैंक से लोन ले जाता है, तो फिर वो भी क्या होगा? बिजनेस किया उसने, पैसे कमाए, तो देश का भी विकास हुआ, उसका भी हुआ। यदि बैंक नहीं होते तो बचतें सदैव बचतकर्ता के पास ही पड़ी रहती। जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, लोगों के पास पैसे होते तो वो चांदी के सिक्के हैं तो एक मटकी में, हांडी में डाल के और किसी पेड़ के नीचे या फर्श के नीचे से, देखते हैं ना आप लोग, गाड़ देते थे ताकि चोर वोर नहीं ले जाए। फिर कई बार तो गड़ा हुआ ही रह जाता, और फिर आने वाली पीढ़ियों को या किसी को ज़मीन बेच दी तो उसको मिलता है, तो उनके कुछ काम नहीं आया ना। अब क्या है? बैंक है तो वो धन आपने वहाँ रख दिया, धन आपका है, जब चाहे निकाल लो। उत्तराधिकारी भी होता है, आपके बेटों को पोतों को मिलेगा, और उस पर ब्याज भी मिलेगा, और वो पैसे भी इस्तेमाल हो रहे हैं बैंक किसी और को देकर। आपको कोई खतरा नहीं है, आपको आपके पैसे मिलेंगे, बैंक चाहे किसी को भी दें। इस प्रकार से तो वो उत्पादक नहीं बन सकते थे, अब उत्पादन हेतु जो है ये हो गया। बैंक संसाधनों का अनुकूलन आवंटन करते हैं, यानी कि उनको इस तरह से बांटते हैं कि सबके काम आ जाए। वित्तीय समावेशन। प्राप्त बचत को बैंक उन क्षेत्रों को उधार देते हैं जहां लाभ की दर, प्रतिफल की दर अधिकतम हो। साथ ही बैंक
क्षेत्र में संसाधन आवंटन करते हैं तो सामाजिक कल्याण, तो कुछ सामाजिक कल्याण जैसे मान लीजिए कई लोग लेते हैं ना कि भैंस पर लोन ले लिया, गाय पर ले लिया, डेयरी के लिए लोन ले लिया, दुकान करने लोन ले लिया, तो वो भी बिजनेस कर लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। तो बहुत जो है इसमें समाज कल्याण फ़ायदा है। अब है वाणिज्यिक बैंकों के कार्य। वैसे तो आपके समझ में आ गया होगा कार्य क्या क्या है, फिर भी और देखते हैं। तो पहला कार्य क्या है, जमाएं स्वीकार करना। भाई आप गए कि लो भाई 1000 रुपये पकड़ो, लो भाई 10,000 पकड़ो, शून्य लगा दो, लो भाई 1 लाख पकड़ो। तो बैंक ने कहा आने दो, तो जमा स्वीकार करना। बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य है जमाएं स्वीकार करना। बैंक व्यक्ति है, फर्म कोई दुकान है या कोई संस्था है, उनसे जमाएं प्राप्त करता है। व्यापक रूप से जमाएं प्रकार की होती है, एक तो चालू खाते की, एक बचत खाते की, एक स्थायी। तीनों को आप अंग्रेजी में अच्छे से जानते होंगे। FD फिक्स डिपॉजिट, बच्चा जानता है क्या होती है। आपने बैंक में रुपए दिए कि लो भी 50,000 रुपये रखो, कितने ही हो सकते हैं, 500, 5,000, 50,000, 5 लाख, जितने भी रख दिए कि इनकी FD कर दो। तो FD 1 साल की भी होती है कि 1 साल से पहले हम इनको छेड़ेंगे नहीं। तो बैंक वहाँ थोड़ा सा ब्याज ठीक देता है, जैसे 6.5 या 7%, 7.5 भी कई बैंकों में। तो वो प्रतिशत आप समझ गए होंगे, यानी 100 रुपये 1 साल तक जमा रहेंगे तो 1 साल का 7 रुपये उनके बढ़ जाएंगे, तो आप अगले साल 107 रुपये आपके हो जाएंगे। वो 7% होता है, आप समझ गए होंगे, यानी 1 साल का। जबकि हम नॉर्मल जो गैर संस्थागत स्रोतों से रुपए लेते हैं उसमें महीने का ब्याज होता है। आप 7% का मतलब ये नहीं कि 7 रुपये सैकड़ा, महीने का नहीं, साल का है वो। तो 12 का भाग दे लो, आपको पता लग जाएगा पैसे कितने हुए। लगभग 60 पैसे कुछ बनते होंगे 7% से महीने के, ठीक है। तो ये FD हो गया, फिक्स डिपॉजिट। उसमें आप 1 साल से अगर आप पहले उसको तुड़वा ले लें तो वो आपको साधारण ब्याज देंगे, और आप 1 साल तक रखते हैं तो आपको जो है थोड़ा ब्याज ज़्यादा देंगे। साधारण ब्याज कितना है, चालू खाते पर साधारण ब्याज रहता है 4 से 4.5%, लगभग 4.5% का हो गया 25 पैसे 30 पैसे लगभग आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके खाते में पड़े हैं, तो आपको 1 साल बाद आप देखेंगे तो आप फड़ा लो कितने होंगे, 25 पैसे सैकड़ा हुआ लगभग, ठीक है। तो चालू खाते को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, सेविंग अकाउंट। आप ATM में जाते हैं तो लिखा रहता ना सेविंग। बचत खाता, माफ़ी चाहूँगा, उल्टा हो गया है ना, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने बताया ना वो ये है बचत खाते वाली बात है। सेविंग अकाउंट हो गया बचत खाता, और चालू खाता हो गया करंट अकाउंट, CURRENT, करंट। तो बचत खाता ही अक्सर लोग खुलाते हैं, विद्यार्थी हो, आम आदमी हो। चालू खाता खुलाते हैं दुकानदार, ठीक है, व्यापारी। इस पर तो ब्याज बहुत ही कम है, तो 4% भी नहीं है। बचत खाते पर है 4-4.5%। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बचत खाते में एक कुछ निश्चित सीमाएं होती है कि आप दिन में 2 बार 4 बार 10 बार ले सकते हैं, बाकी रोज़ उसमें नहीं ले सकते। चालू खाते में आप दिन में भी कितनी बार लेन देन कर सकते हैं, क्योंकि दुकानदारों के तो काम पड़ता रहता है। इसलिए चालू खाते में जो खुलाते हैं ना, तो मिनिमम जो बैलेंस है वो भी ज़्यादा चाहिए, 10,000 या 20,000। इसमें 1,000, 500, 2,000 इतना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा आपके। व्यवसायियों द्वारा चालू खाते में धन जमा करवाया जाता है, इसमें वो बार बार लेन देन कर सकते हैं। बैंक इन चालू जमाओं पर बहुत कम या शून्य ब्याज देते हैं। ब्याज कुछ नहीं, सुविधा दे रहे हैं वो, ब्याज कुछ नहीं देंगे। सामान्य जनता द्वारा, क्योंकि ब्याज क्यों नहीं देती है, क्योंकि बैंक को पता है पूरे दिन आ रहा है जा रहा है, तो पैसे तो कोई ठहर तो रहे नहीं इसके, तो बैंक किस लिए दें। सामान्य जनता अपनी राशि बचत खाते में बचत जमा के रूप में रखी जाती है। खाते की जमाओं में से रुपए निकालने तथा बचत खाते में जाने वाले लेन देन पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। इन जमाओं पर उचित ब्याज भी प्राप्त होता है। चालू और बचत खाते की जमा रूप में मांग जमाएं कहा जाता है। तो चालू खाते और बचत खाते दोनों की भी जो जमा है, आपने कर दिए रुपए जमा, वो केवल जमा नहीं है, वो मांग जमा है। मतलब बैंक को पता है कि वो कभी भी मांग सकता है वापस, तो उसको मांग जमा बोलते हैं कि जब भी मांगेगा देना पड़ेगा। बैंक सर्वाधिक ब्याज किस पर देते हैं, सावधि जमा पर, FD पर देते हैं। इधर कट गया ना, आप समझ गए होंगे। ये लंबी अवधि हेतु होती है, 1 साल से लेके 7 साल 8 साल इस प्रकार से। तो इनको सावधि जमाएं या समय जमाएं भी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। अब क्या है ये होगा साख प्रदान करना, ऋण प्रदान करना, दूसरा कार्य। तो पहला काम बैंक का क्या है, लेना।
दूसरा काम देना। वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जैसे कृषि, ठीक है, व्यापार आदि को ऋण प्रदान करते हैं। यह ऋण नगद, अधिविकर्ष आदि अनेक रूपों में हो सकता है। नगद दे दिया या जैसे मान लो किसी और प्रकार से। खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि की छूट देकर ऋण प्रदान करना। तो ये अधिविकर्ष क्या है? मान लीजिए आपके खाते में तो 1 लाख रुपए ही है, मगर बैंक आपको 1 लाख से भी ज़्यादा लोन देते हैं, तो वो अधिविकर्ष है। क्यों? क्योंकि उसको जैसे मालूम है आपका लेन देन अच्छा है, साख अच्छी है। तो बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को विभिन्न, एक आपको ऋण का पता होगा, आपको ऋण में एक सिविल बोलते हैं उसको, सिविल। जैसे आपने लोन लिया बैंक से, गाड़ी फाइनेंस करवाई, मोटरसाइकिल, कार या कोई और, अब आप किस्त चुकाते नहीं है टाइम पे। मान लो एक किस्त तारीख होती है 1 तारीख, आपने 5 तारीख कर दी, तो पेनल्टी तो लगी। फिर साथ ही साथ वो क्या है, आपकी सिविल खराब हो जाती है। एक किस्त नहीं चुकाई, दूसरी में भी लेट कर दी, तीसरी में भी लेट कर दी, चौथी चुकाई नहीं, फिर वो घर पे आए, फिर चुकाई। तो इनसे क्या होता है, आपके पॉइंट जो होते हैं ना वो खराब होते जाते हैं। अगर फिर वो आपको रेड पॉइंट उसमें भी डाल देते हैं, रेड सूची में। फिर भविष्य में कभी भी आप लोन नहीं ले सकते, चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हो चाहे कोई हो। क्यों? क्योंकि बैंक में साख खराब हो जाती है, उसका रिकॉर्ड रहता है, आजकल ऑनलाइन है। तो एक बैंक में साख खराब हो गई ना, किसी भी बैंक में आप अपने नाम से ज़िंदगी भर लोन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ साख का भी सवाल होता है। तो वो जो सिविल है उसको भी अच्छा रखना ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम जो है किस्त चुकानी ज़रूरी होती है। तो ब्याज दर भी अलग अलग होती है। ब्याज पर जो जमा देते हैं उसमें अधिक ब्याज दिए जाते हैं। इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, है ना। तो इसमें ये हम बैंकों के बारे में देख रहे हैं, थोड़ा सा चलो साइड में, ठीक है। अब अन्य कार्य, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत। आय का प्रमुख स्रोत क्या हो गया, आप समझ गए होंगे। जैसे आपने बैंक को रुपए दिए, कितने परसेंट देते हैं आपको? 4% से लेके 7 या 8, मान लो हाईएस्ट 8% तक, इतना दे रहा ना। बचत खाते से लेके एफडी तक बैंक लेता कितना है? बैंक जैसे कार लोन वगैरह है, होम लोन है, उन पर 7-8% से लेके पर्सनल लोन पर 12% तक लेता है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है 4 से 8% का, ये उनकी कमाई है बैंकों की। इसी से वो अपने खर्चे चलाते हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह देते हैं और व्यवसाय चलाते हैं। अन्य कार्य, तो एक काम तो हो गया लेना, एक काम हो गया देना। और कार्य क्या क्या है? जैसे जमाएं स्वीकार करने तथा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों को कई अन्य प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। बैंक बिलों और चेकों का संग्रहण करते हैं, बीमा की किस्त आदि का नियमित भुगतान करते हैं, लॉकर की सुविधा भी देते हैं जिसमें आप अपने मूल्यवान वस्तु, कागजात, गहने आदि रख सकते हैं। बदले में लॉकर क्या लेता है? आपसे रुपए लेता है साल के, अलग अलग है 500-700 लगभग। बैंक अनेक सांख्यिकी सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध करवाते हैं। वे धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। सार रूप से कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास तथा वित्तीय समावेशन में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आर्थिक विकास तो करते ही, वित्तीय समावेशन यानी सभी लोगों को, अमीर और गरीब सभी को सुविधाएं प्रदान करते हैं। बैंक संस्थागत स्रोत जमाओं पर उचित ब्याज प्रदान करती है। संस्थागत स्रोत जमा यानी आपने जो व्यवस्थित जमा कराए हैं तथा उनके द्वारा प्रदत्त साख और ब्याज की दर गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर की तुलना में बहुत कम होती है। बैंक जो आपको लोन देती है उस पर ब्याज कम होता है। जैसे बैंक से आपने लोन लिया तो 8 से 12% है, यानी 75 पैसे से लेके 1 रुपया तक है। जबकि बाजार से आप किसी से रुपया लेंगे तो 1 रुपया में तो रुपया सैकड़ा से तो बहुत कम लोग देंगे, ज़्यादातर 2 रुपये, कम से कम 1.5-2 रुपये, और फिर 3-4, तो कितना हो जाता आप सोचिए उसको चुकाना। तो बैंक वाला जो है काफ़ी किफ़ायती रहता है, मगर इसकी भी कुछ समस्याएं हैं। लोग फिर क्यों लेते हैं 2 रुपया 4 रुपया, बैंक से क्यों नहीं लेते सभी लोग? इसके भी कुछ कारण है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे इस पाठ में। संस्थागत स्रोत अपने लेन देन का लिखित रिकॉर्ड रखते हैं, सारा रिकॉर्ड होता है, आजकल तो ऑनलाइन भी है सारा। इन संस्थाओं के कार्य दिवस और घंटे भी निश्चित होते हैं कि भाई रविवार की छुट्टी है, सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, सुबह 10 बजे से 3 बजे तक लेन देन होगा, 4 बजे तक फिर नहीं होगा, घंटे निश्चित है ना।
यह सभी दिनों में सभी समय वित्तीय लेन देन के लिए उपलब्ध नहीं होते। यद्यपि इनके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल और धीमी भी होती है। ये नहीं कि आप बैंक में गए तुरंत दे दिए कि ये लो ले जाओ लोन, कागज़ में फॉर्म भराने में लग जाएगा टाइम, तो फिर ये लाओ वो लाओ, टाइम लगेगा। लेकिन ये कभी भी शोषणकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं होते। ये नहीं है कि आपकी तारीख है आज की, लगा दी पहले की, रुपए हैं शून्य एक ज़्यादा लगा दिया और हासिल की लगा दी, ऐसा नहीं है। धोखाधड़ी इसमें नहीं होती। बैंक तथा सहकारी समितियां संस्थागत वित्तीय स्रोत है, तो ये ध्यान रखना। एक तो बैंक है और एक सहकारी समितियां, ये संस्थागत वित्तीय स्रोत है। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत कौन से हैं? वे वित्तीय संस्थाएं होती है जो वित्त के लेन देन के संबंध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो गैर संस्थागत है। इनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती। ये संस्थाएं मौद्रिक प्राधिकरण के नियम और नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसा कोई नियामक संगठन या केंद्र नहीं होता जो इन गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों की गतिविधियों को निर्देशित करता हो। तो इनके मतलब कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं होती। अब शेठ लोग हैं, उनके ऊपर कौन होगा बताओ? कौन का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा ना। सामान्यतः गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ऋणों से ली जाने वाली ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। लोग तो 4-4, 5-5, 10-10 रुपये सैकड़ा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक गरीब आदमी जाता है गरीबी दूर करने के लिए मजबूरी में, तो उसको मेन मूल रकम लौटाना ही मुश्किल होता है बेचारे के लिए, तो ब्याज सहित वो कब चुकाएगा? पर अब देखो दुनिया है, कई बार वो किसी विशेष ज़रूरत से लेते हैं, या मान लीजिए वो अलग अलग है, देखो लोकाचार है। तो देसी बैंकर, साहूकार, भूस्वामी, रिश्तेदार यानी ये कोई आदि को सामान्यतः गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है। तो आपके रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, कोई बड़े शेठ लोग हो गए, ठीक है। देसी बैंकर अपना उनका खुद का लेन देन होता है, अपने आप में बैंक है वो, पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये संस्थाएं बहुत लोचशील होती है। लोचशील का मतलब लचीली है। आप गए रात में 11 बजे, दरवाज़ा खटखटाया, हाँ भाई साहब रुपए की ज़रूरत है, लो ले जाओ, वापस दे देना भाई, ठीक है, वो इतना कहेगा। अब वो थोड़ा अनजान है तो आपसे कुछ सोना चांदी गहना कुछ दे दो, और जानकार हैं तो उसको पता है ले लेंगे। कई ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कि भी नहीं देखा तो निकालने आती है, ले लेंगे, निकलवाने भी आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो लोचशील होती है। लोचशील का मतलब लचीली है, कोई छुट्टी नहीं, 24 घंटे खुली है, कभी भी जाके ले लो, एक फ़ोन के साथ में भी आ जाते हैं कई बार, तो है ना। तो इसलिए इनकी गतिविधियां हर समय बाधित नहीं होती। इनके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत सरल और सीधी होती है, इसलिए लोग क्या आते हैं, ज़्यादा देकर भी इनके पास ले जाते हैं। इनके द्वारा बहुत कम कागजी कार्रवाई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लिखवा लो छोटा मोटा, रेवेन्यू लगा के, स्टाम्प। इन संस्थाओं द्वारा अपना लेन देन का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है। इन पर लेन देन के रिकॉर्ड में हेराफेरी के गंभीर आरोप भी लगते हैं। फिर लास्ट में लड़ाई भी होती है ना, कि मैंने तो इतने इस 2000 कोई कहेगा 15 में लेने, 16 में लिए थे, 1 साल का सीधा फेर आ जाता है, ज़्यादा टाइम चला जाता है ना। तो गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत अधिकांशतः स्थानीय होते हैं, लोकल होते हैं, और यह क्षेत्र की संस्कृति, प्रथाओं और रीति रिवाजों से सुपरिचित होते हैं। अतः ये साख प्रदान करने और उधार दिए जाने की वसूली में बहुत लोचपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कई बार लेट सेट हो जाए कि कोई बात नहीं, साल निकल गए, 2 साल निकल गए, कई बार ब्याज भी छोड़ देते हैं, माफ़ कर देते हैं, पर बैंक में सिस्टम है, वो रहेगा सो रहेगा। ये संस्थाएं ऋण की क्रियाओं, आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवहार, भुगतान करने की क्षमता आदि से सुपरिचित होते हैं। उनको पता है कि ये लेने वाला किस हिसाब से देगा वापस, उस हिसाब से वो व्यवहार करते हैं। अतः इनके द्वारा प्रदत्त साख की अधिकांशतः वसूली हो जाती है, क्योंकि वो उसको पता है उसी को देंगे। वो बैंक इतना जानती नहीं है। साथ ही अपनी मुद्रा को वसूल करने के लिए अनेक बार अनुचित साधन, कोई लठेत को बेच दिए, 2-4 भाई लोग चले गए, मुष्टंडे चले गए, ठीक है, नहीं रुपये दिए तो सामान उठा के ले आए। तो ऐसे भी बहुत सारे जो प्रकरण आते हैं। हालांकि बैंक भी फिर वसूली करती है, पर बैंक का एक सिस्टम अलग होता है, वो अपने कानूनी तरीके से करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे जो बचा हुआ है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 में। धन्यवाद।